नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और कल हमने अधिगम की दूसरी क्लास पढ़ी थी, अधिगम पार्ट सेकंड, जिसमें हमने अधिगम के 7 सिद्धांत पढ़े थे। उससे आगे आज बात करते हैं हम 8वां सिद्धांत, अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। तो अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत है वो दिया था कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स। आपको प्रत्येक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना अति आवश्यक है। अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स ने, और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि व्यक्ति अनुभव के द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति अनुभव के द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए बालक को अधिक से अधिक है जो अनुभव आधारित शिक्षण ही करवाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। अपना 9वां सिद्धांत है सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया था डेविड मिलर ने। किसने दिया था? मिलर ने। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था ये एक कंप्यूटर आधारित शिक्षण है। इसमें जो प्रेक्षक होता है वह स्रोत एकत्रित करके उसका लेखन कार्य करता है, और लेखन कार्य को माध्यम के द्वारा ग्राही तक पहुंचाता है, और ग्राही उसे प्राप्त करता है, फिर प्राप्त करके पृष्ठ पोषण देता है। इस प्रकार है जो सूचना की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह एक तकनीक पर आधारित शिक्षण है। यह सिद्धांत तकनीक पर आधारित है। सूचना प्रक्रियाकरण के लिए भाषा समान रहनी चाहिए। सूचना प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण के बीच प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। पृष्ठ पोषण के बिना है जो ये प्रक्रिया है पूर्ण नहीं होती है। अगला सिद्धांत है अपना छिन्न अधिगम। छिन्न अधिगम, इसके अन्य नाम प्रतीकात्मक अधिगम या अव्यक्त अधिगम भी है, और ये छिन्न अधिगम दिया था टोलमैन ने। किसने दिया था? टोलमैन ने। यह सिद्धांत प्रयोजनवाद पर आधारित है। छिन्न अधिगम सिद्धांत है जो प्रयोजनवाद पर आधारित है। टोलमैन के अनुसार व्यक्ति के संज्ञान में शब्दों, अंकों, प्रतीकों आदि के प्रत्यय या चिन्ह वातावरण में होने के कारण बनने लगते हैं। टोलमैन के अनुसार बालक वातावरण में मौजूद मूर्त वस्तुओं के चित्र मस्तिष्क में तीव्रता से बनाते हैं। बालक वातावरण के द्वारा सीखे गए व्यवहार को जब तक प्रकट नहीं करता है तब तक उसे प्रोत्साहित न किया जाए। अध्यापक को चाहिए कि वह व्यवहार बालक को सिखाना चाहता है वह उसके वातावरण में रखे। अर्थात अध्यापक जो वस्तु या जो चीज़ है बालक को सिखाना चाहता है वह उसके वातावरण में रखे। ये था छिन्न अधिगम सिद्धांत। इससे आगे बात करते हैं हम संज्ञानवाद का सिद्धांत। संज्ञानवाद का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का संज्ञानवात्मक सिद्धांत है जो 2 प्रकार के व्यवहार पर आधारित है, बोधात्मक और गत्यात्मक। बोधात्मक से तात्पर्य हुआ बुद्धि और गत्यात्मक से तात्पर्य हुआ गतिविधि। ये दोनों जैविक तंत्र है, और इन दोनों की सहायता से ही संज्ञान होता है। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 2 जैविक तंत्रों को व्यवहार को माना है, बोधात्मक और गत्यात्मक। जीन पियाजे एक स्विच मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार बालक अपने शुरुआती ज्ञान से लेकर संज्ञान होने तक बोधात्मक व गत्यात्मक पक्षों के माध्यम से संज्ञान करता है। इनके अनुसार बुद्धि एक जैविक तंत्र की भांति सतत प्रक्रिया है। बुद्धि एक जैविक तंत्र की भांति सतत प्रक्रिया है जो वातावरण के साथ क्रियाशील रहती है। जीन पियाजे के अनुसार दुनिया का प्रत्येक बालक गतिविधि के माध्यम से सीखता है। अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है। उसमें पहली है संवेदी प्रेरक जो 0 से 2 वर्ष तक की अवधि है। दूसरी है पूर्व संक्रिया, इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी है मूर्त संक्रिया, इसकी अवधि 7 से 12 वर्ष तक है। और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रिया, इसकी अवधि 12 से 15 वर्ष या 12 से अधिक है। अब हम इसको विस्तृत पढ़ते हैं
पहली है संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक की अवधि है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक के संवेगों का निर्माण हो जाता है। 2 वर्ष की अवधि तक बालक के संपूर्ण संवेगों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक का पेशीय विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक संवेदना के माध्यम से व्यवहार कर अवबोध कराता है। इस अवस्था में बालक भौतिक परिवेश या प्रकृति के प्रति मूल प्रारंभिक संकल्पनाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था को संवेदी पेशीय या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संवेदी पेशीय या संवेदी गामक अवस्था, और इसकी अवधि आपको याद रखना है 0 से 2 वर्ष तक। आगे बात करते हैं, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिय अवस्था या अंतःप्रज्ञ चिंतन काल। इसे अंतःप्रज्ञ चिंतन काल भी कहते हैं। इसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक मौखिक भाषा सीख जाता है। इस अवस्था में बालक है जो मौखिक भाषा सीख जाता है तथा उसके प्रभाव को प्रकट करता है। इस अवस्था में बालक छोटी छोटी कल्पनाएं करता है। इस अवस्था में बालक किसी भी घटक, किसी भी वस्तु के प्रति मस्तिष्क में सांकेतिक अनुमान, चिंतन या सांकेतिक अवधारणा बनानी प्रारंभ कर देता है। तो ये थी पूर्व संक्रिय अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब तीसरा है अपनी ठोस संक्रिय या मूर्त संक्रिय अवस्था। इसकी अवधि है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक लिखित भाषा सीख जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रिय में बालक है जो मौखिक भाषा सीख जाता है, जबकि मूर्त संक्रिय अवस्था में बालक लिखित भाषा सीख जाता है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य हुआ जानना, पहचानना। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति संक्रियाएं करता है। इस अवस्था में बालक शब्दों के पद क्रम को जानना प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था में सामंजन व समावेशीकरण की प्रक्रिया से बालक गुजरता है। अब अपनी चौथी और अंतिम अवस्था है अमूर्त या औपचारिक संक्रिय अवस्था। इसकी अवधि है 12 वर्ष से अधिक या 12 से 15 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक उच्च तर्क, वितर्क, चिंतन, अवधान, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन व विखंडन और प्रत्यभिज्ञान जैसी उच्च मानसिक संक्रियाएं करता है। अमूर्त व ज्ञानात्मक चिंतन हो जाता है इस अवस्था में बालक को, और इस अवस्था को दार्शनिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक अवस्था। अमूर्त अवस्था को दार्शनिक अवस्था भी कहते हैं। बालक द्वारा प्रकृति में मौजूद वस्तुओं, अवधारणाओं, घटकों के प्रति प्रत्यक्ष निर्मित करना। बालक द्वारा प्रकृति में मौजूद वस्तुओं, अवधारणाओं व घटकों के प्रति प्रत्यय निर्मित करना, जिसे स्कीमा कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्कीमा। ध्यान से समझिए, स्कीमा से तात्पर्य हुआ कि मस्तिष्क में संक्रिया के माध्यम से कुछ चित्र बनाना, उसे स्कीमा कहा जाता है। देखिए, इसमें बालक मानसिक क्रियाएं जैविक व भौतिक वातावरण के साथ मस्तिष्क में चित्र बनाता है। स्कीमा से प्राप्त ज्ञान आत्मसात या समावेशित होता है। अब बात करते हैं समंजन के बारे में। समंजन क्या है? इस प्रक्रिया में बालक प्राप्त ज्ञान को सीधा ग्रहण नहीं करता है, सोच समझकर, चिंतन कर ग्रहण करता है, उसे समंजन कहा जाता है। और दूसरा है समावेशीकरण या साम्य धारण। इसका अर्थ क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में बालक प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व देने के लिए बुद्धि जो मात्रात्मक तत्व है और विकास जो गुणात्मक तत्व है, इन दोनों से गुजरता है। इसे समावेशीकरण व साम्य धारण की अवस्था कहते हैं। अगला सिद्धांत है अपना आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत दिया था अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो को मानवतावाद का जनक कहा गया है। इनके अनुसार व्यक्ति अधिगम आवश्यकता के माध्यम से करता है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रिपीट हो गया है। व्यक्ति अधिगम आवश्यकता के माध्यम से करता है। प्रत्येक आवश्यकता एक निश्चित क्रम में पूरी होती है। जब तक आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है,
तब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। मास्लो ने आवश्यकताएं कुल 7 बताई है। मास्लो ने कुल 7 आवश्यकताएं बताई है। उसमें पहली है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है? भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम आदि, ये मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं होती है। दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? शरीर की सुरक्षा, कपड़ों की सुरक्षा, आवास, पारिवारिक व आर्थिक सुरक्षा। तीसरा है स्नेह आवश्यकताएं। स्नेह आवश्यकता में प्रेम, घनिष्ठता, व्यक्तिगत प्रेम व पारिवारिक अपनत्व, ये स्नेह आवश्यकताएं हैं। चौथा है आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं। आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं जैसे प्रतिष्ठा, उपलब्धि, सम्मान, दक्षता व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। पांचवा है आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताएं। आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताएं हैं स्वप्रत्यय विकसित करना, क्षमताओं को विकसित करना, लक्ष्यों की पूर्ति व आत्मपूर्णता आदि, ये आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताएं हैं। छठा है अभिज्ञान संबंधी आवश्यकताएं। अभिज्ञान संबंधी आवश्यकताएं क्या है? व्यक्ति जिज्ञासा के अनुसार अधिक से अधिक सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ये अभिज्ञान संबंधी आवश्यकताएं हैं। और सातवां है कला परक या सौंदर्य परक आवश्यकताएं। व्यक्ति संसार की प्रत्येक कला को प्राप्त करना चाहता है। अब्राहम मास्लो ने पहली 3 आवश्यकताओं को अभाव की आवश्यकताएं व अगली 4 आवश्यकताओं को स्वाभाविक आवश्यकताएं बताया है। अब्राहम मास्लो ने 18 गौण आवश्यकताएं बताई है। कितनी? 18 गौण आवश्यकताएं बताई है, जिन्हें मोटेयर कहा जाता है। जो आवश्यकताएं क्रिया को गति देगी वे वर्धक या वर्धिक आवश्यकताएं कहलाती है, तथा जो आवश्यकताएं क्रिया को धीमा कर देगी वे न्यूनवर्धक आवश्यकताएं कही जाती है। अगला सिद्धांत पढ़ते हैं हम, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने। ध्यान रखिएगा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं में समय तथा यथार्थ के बारे में परिवर्तनशील धारणाएं विकसित करना है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति का मनोसामाजिक विकास है जो 8 अवस्थाओं से गुजरता है। यही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? 8 अवस्थाओं से गुजरता है। ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है, आइए जान लेते हैं। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास। ये जीवन के प्रथम वर्ष की अवस्था है। विश्वास बनाम अविश्वास जीवन के प्रथम वर्ष की अवस्था है। दूसरी है स्वशासन बनाम लज्जा। ये 2 से 3 वर्ष की अवस्था है, स्वशासन बनाम लज्जा। तीसरी है उपकर्म बनाम अपराध। उपकर्म बनाम अपराध, ये 4 से 5 वर्ष की अवस्था है। चौथी है परिश्रम बनाम हीन भावना। परिश्रम बनाम हीन भावना है जो 6 से 11 वर्ष की अवस्था है। पांचवी है पहचान बनाम पहचान का संकट। पहचान बनाम पहचान का संकट, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। छठी है घनिष्ठता बनाम पृथकता। ये 18 से 35 वर्ष की अवस्था है, घनिष्ठता बनाम पृथकता। सातवीं है उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। ये 35 से 65 वर्ष की अवस्था है। और अंतिम 8वीं अवस्था है सत्यनिष्ठता बनाम निराशा। ये 65 वर्ष से अधिक की अवस्था है, सत्यनिष्ठता बनाम निराशा। ये था मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का, जिसने 8 अवस्थाओं को बताया है। अगला अपना सिद्धांत है निर्मितवाद का सिद्धांत, और निर्मितवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक थे जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर एक संज्ञानवादी विचारक थे। उन्होंने मानव संज्ञान और नैतिकता पर 1200 से अधिक पुस्तकें लिखी है। ब्रूनर ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाया है। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाया है। ब्रूनर के अनुसार व्यक्ति अपने चारों ओर का ज्ञान अपनी संस्कृति से लेकर
अपने अनुकूल बनाए गए स्वनिर्मित प्रतिमानों पर आधारित कर ग्रहण करता है। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। निर्मितवाद है जो 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। वे 3 प्रक्रिया कौन सी है? नवीन ज्ञान को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान को रूपांतरित करना व अर्जित ज्ञान की अनुकूलनशीलता। इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। अब बात करते हैं अंतर्दृष्टि एवं विश्लेषणात्मक चिंतन के बारे में। अंतर्दृष्टि एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तो अंतर्दृष्टि चिंतन क्या है? व्यक्ति प्रकट हुई परिस्थिति को तत्कालिक प्रभाव से समझकर अपने अनुकूल निष्कर्ष पर पहुंचकर समस्या का हल करता है, वह अंतर्दृष्टि चिंतन है। दूसरा है विश्लेषणात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में दिए गए प्रसंगों की व्याख्या कर दी जाती है। शब्द से ही पता चल रहा है विश्लेषण। तो इस प्रकार के चिंतन में दिए गए प्रसंगों की व्याख्या कर दी जाती है। दूसरा है विषय की संरचना। प्रत्येक विषय को कुछ अवधारणाएं व सिद्धांत होते हैं। प्रत्येक विषय की कुछ अवधारणाएं व सिद्धांत होते हैं जो कि उस विषय के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं ब्रूनर के बौद्धिक विकास सिद्धांत के बारे में। तो ब्रूनर का बौद्धिक विकास सिद्धांत क्या है? ब्रूनर के अनुसार सीखना स्वतः होना चाहिए। ब्रूनर के अनुसार सीखना अन्वेषण पर आधारित होना चाहिए। अन्वेषण यानी खोज। सीखना अन्वेषण पर आधारित होना चाहिए। बालक के सीखने का उद्देश्य उसका सकारात्मक संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। सीखने से तात्पर्य हुआ संज्ञानात्मक विकास से। ब्रूनर के अनुसार सीखना प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होना चाहिए। ब्रूनर ने निर्मितवाद की भी 3 अवस्थाएं बताई है। गामक व क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है संवेदना व प्रतिबिंब अवस्था, तीसरी है संकेत या प्रतीक अवस्था। ये 3 अवस्थाएं ब्रूनर ने निर्मितवाद के सिद्धांत में बताई है। गामक व क्रियात्मक अवस्था, संवेदना व प्रतिबिंब अवस्था, संकेत या प्रतीक अवस्था। चलिए, अपना अगला सिद्धांत है आशुबेल के सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? आशुबेल ने। आशुबेल का सीखने का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई भी बालक टेबुला रेसा या कोरा कागज नहीं होता है। आशुबेल का सिद्धांत कहता है कोई भी बालक टेबुला रेसा या कोरा कागज नहीं होता है, अर्थात किसी भी बालक को कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है। चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो, कोई भी बालक है जो कोरा कागज नहीं होता है, उसे कुछ न कुछ ज्ञान होता है। इसके अनुसार बालक के संज्ञान में पूर्व ज्ञान उपस्थित होता है। जब वह नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है तो उसे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, बालक को पूर्व ज्ञान कुछ न कुछ अवश्य होता है और पूर्व ज्ञान के आधार पर वह नवीन ज्ञान को जोड़कर आत्मसात कर लेता है। आशुबेल के अनुसार सीखना 4 प्रकार का होता है। आशुबेल ने सीखना 4 प्रकार का बताया है, जिसमें पहला है रटकर। विद्यार्थी रटकर सीख सकते हैं। दूसरा अर्थग्रहण के माध्यम से। अर्थग्रहण से तात्पर्य हुआ सोच समझकर ग्रहण करना। तीसरा है अभिग्रहण। अभिग्रहण से तात्पर्य मौखिक व लिखित विषय वस्तु को अभिग्रहण करना। और चौथा है अन्वेषण। अन्वेषण यानी खोज करके सीखना, खोज पर आधारित सीखना। आगे अपना 15वां सिद्धांत है नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के अनुसार बाल विकास की अवस्था में नैतिकता सार्वभौमिक होती है। अब नैतिकता के बारे में बात करें तो पहले तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उसके बाद कुछ प्रश्न करता हूं आपसे। एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बहुत बीमार है और उसके दवाएं खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह चोरी करता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बीमार है, पर उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह चोरी करके पैसे लाता है।
अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ उस नैतिकता के आधार पर जो कहानी मैंने बताई है। क्या दुकानदार को उस पैसे की दवाई दे देनी चाहिए? तो इसका आंसर नैतिकता के आधार पर नहीं होगा। नैतिकता के आधार पर इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने वो पैसे है जो चोरी करके लाए हैं। दूसरा प्रश्न, क्या व्यक्ति को चोरी करनी चाहिए थी? नहीं, चोरी करना अपराध है, ये नैतिकता के विरुद्ध है। तो इस प्रकार ये नैतिकता का सिद्धांत है जो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताया है। अब कोहलबर्ग ने नैतिकता विकास की 3 अवस्थाएं बताई है, जिसमें पहली है रूढ़िपूर्व या पूर्वलौकिक अवस्था। रूढ़िपूर्व व पूर्वलौकिक अवस्था की अवधि 0 से 6 वर्ष की है। और इस अवस्था में विशेषताएं क्या है? भावी सत्ता पर आधारित ये अवस्था है जो भावी सत्ता पर आधारित है। नैतिकता का अभाव होता है इस अवस्था में। स्वकेंद्रित या व्यक्ति केंद्रित अवस्था है। ये रूढ़िपूर्व या पूर्वलौकिक अवस्था है जो स्वकेंद्रित या व्यक्ति केंद्रित अवस्था है। दूसरी अवस्था है लौकिक या रूढ़िगत अवस्था। लौकिक या रूढ़िगत अवस्था, इसकी अवधि है 6 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था की विशेषताएं क्या है? इस अवस्था में बालक परंपराएं धारण कर लेता है, सामाजिक व्यवस्था हेतु वह नैतिक चिंतन करता है, अच्छे संबंध व व्यवहार बनाने के लिए नैतिकता का विकास करता है। तीसरी है पच्च लौकिक या रूढ़ि पच्च अवस्था। इसकी अवधि है 12 से 18 या 12 से अधिक। इसकी विशेषताएं क्या है? सामाजिक व नैतिकता का विकास पूर्ण हो जाता है इस अवस्था में। ये किशोरावस्था है। इस अवस्था में बालक की सामाजिक व नैतिकता का विकास पूर्ण हो जाता है। स्वप्रत्यय की अवधारणा का विकास हो जाता है। अब आगे बात करते हैं वाइगोस्की का सामाजिक भाषा का सिद्धांत। सामाजिक भाषा का सिद्धांत या ZPD सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने। वाइगोस्की का मत है कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों द्वारा बोधात्मक व गत्यात्मक गतिविधियों के माध्यम से खोज कर सीखना बताया है। उन्होंने जीन पियाजे ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है, परंतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को आवश्यक नहीं माना है। बल्कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक भाषा को महत्वपूर्ण कारक माना है। इसलिए वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जिस उम्र में सीखना प्रारंभ करते हैं उस उम्र में इस बात का प्रभाव अवश्य पड़ता है कि संस्कृति द्वारा उन्हें क्या सूचनाएं मिल रही है। यह सिद्धांत ZPD का सिद्धांत है और ZPD की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास क्षेत्र। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के लिए सारे कार्य खोज से नहीं सीखे जाते हैं। बच्चों के लिए सारे कार्य जो अन्वेषण अर्थात खोज से नहीं सीखे जाते हैं। कुछ कठिन कार्यों को सीखने के लिए बालक को कुशल सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। ZPD सिद्धांत बताता है कि यदि बालक के समीपस्थ व्यक्ति द्वारा उसके कठिन कार्य को करने में सहायता कर दी जाए तो सीखना संज्ञानात्मक ही होगा। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा विकास पर चिंतन किया है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का प्रयोग सिर्फ सामाजिक संचार हेतु ही नहीं बल्कि व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने में भी होता है। वाइगोस्की ने भाषा विकास पर बहुत बल दिया है इस सिद्धांत में। वाइगोस्की के अनुसार प्रारंभ में बालक ने भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र रूप से विकासशील होते हैं और धीरे धीरे ये आपस में मिल जाते हैं। वाइगोस्की के अनुसार चिंतन के लिए एक दूसरे से बातचीत करना अनिवार्य है और बातचीत करने के लिए भाषा ही एकमात्र माध्यम है। तो वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में जो भाषा पर बहुत अधिक बल दिया है। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? पारस्परिक शिक्षण में इस सिद्धांत का महत्व है, सहयोगी शिक्षण में इस सिद्धांत का महत्व है, साथी संगी सहयोग शिक्षण में इसका महत्व है, सहायता प्राप्त खोज में इसका महत्व है,
सामाजिक व सांस्कृतिक ज्ञान से बालक की विकास प्रक्रिया मजबूत होती है। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसकी फुल फॉर्म होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रयोग किए जाने वाला पीयर यानी जोड़ा शिक्षण इसी की देन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रयोग किए जाने वाला जोड़ा शिक्षण इसी सिद्धांत की देन है। आगे 17वां और अपना अंतिम सिद्धांत है भाषा का सिद्धांत। और भाषा का सिद्धांत दिया था नोम चॉम्स्की ने। भाषा सिद्धांत किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने। ये एक भाषा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने BF स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर, ध्यान रखना वर्बल बिहेवियर है जो स्किनर की पुस्तक है, इसमें उन्होंने शाब्दिक व्यवहार की आलोचना की है। चॉम्स्की के अनुसार व्यक्ति का संज्ञान भाषा के माध्यम से ही होता है। इसके अनुसार मानव के व्यवहार को संचालित करने वाला भाषा ही है। चॉम्स्की के अनुसार व्यक्ति किसी भी विषय, घटक, अवधारणा का संज्ञान भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। ये थे मित्रों अपने अधिगम के सारे सिद्धांत, जिनको बहुत सटीकता से नोट्स के माध्यम से पढ़ा गया है। और इसी के साथ आपका ये जो अधिगम का चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। और कल आपके अधिगम का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, बुद्धि। धन्यवाद।